नमस्कार, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। जब ब्रेन ट्यूमर ब्रेन या ब्रेन के आसपास के स्ट्रक्चर से शुरू होता है तो इसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, और जब बॉडी के दूसरे अंग का कैंसर ब्रेन तक फैल चुका है तो उसे मेडिकल भाषा में सेकेंडरी ट्यूमर या मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित कर सकता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसका रिस्क फीमेल्स की तुलना में मेल्स में ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं। ब्रेन ट्यूमर से होने वाले लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है, उसका आकार कितना है और ये ट्यूमर कितनी तेजी से फैल रहा है। ब्रेन ट्यूमर का सबसे प्रमुख लक्षण है सिर दर्द। ब्रेन ट्यूमर के कारण जो सिर दर्द होता है वह सिर के एक हिस्से में या वह अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है। धीरे धीरे इस सिर दर्द का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ने लगती है और कुछ समय बाद ये सिर दर्द लंबे समय तक बना रहता है। इसके बाद पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होने लगती है, मतलब वॉमिटिंग अचानक होती है और अन्य बीमारियों की तुलना में कहीं अधिक फोर्सफुली पेट का कंटेंट बाहर निकल कर आता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को अन्य लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे कि मिर्गी के दौरे आना, लकवा या पैरालिसिस होना, मतलब शरीर के एक या दोनों तरफ हाथों और पाँव में कमजोरी महसूस होना, निगलने में कठिनाई होना, ठीक से बोलना पाना, याददाश्त कमजोर होना, पेशाब को रोक ना पाना, बेहोश हो जाना, बोलने, सुनने या देखने में परेशानी महसूस होना, चेहरे के कुछ भागों में कमजोरी महसूस करना, व्यक्ति को शरीर को बैलेंस करने में समस्या आना, ये सारे लक्षण भी ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है, अगर आपको या आपके किसी परिवारजन को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए आपको समय पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या होते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है, परंतु कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी एक व्यक्ति में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है। जैसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से ब्रेन ट्यूमर है तो दूसरे सदस्यों को भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ सकती है। अगला रिस्क फैक्टर है रेडिएशन के संपर्क में आना। रेडिएशन जैसे कि एक्सरे या सिटी स्कैन के संपर्क में आने से या केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड के संपर्क में आने से भी ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे पेशेंट की मानसिक स्थिति, उसके चलने की क्षमता या मांसपेशियों की मजबूती का पता लगाया जा सके। ब्रेन ट्यूमर का कंफर्मेशन करने के लिए डॉक्टर MRI स्कैन रिकमेंड करते हैं। MRI स्कैन ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट इमेजिंग टेस्ट होता है। इसकी मदद से ट्यूमर कहाँ पर लोकेटेड है, उसका साइज क्या है, ब्रेन और उसके आसपास किन स्ट्रक्चर्स पर वह प्रेशर डाल रहा है और यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, इसका आइडिया भी लग जाता है। हालांकि अगर किसी पेशेंट में MRI स्कैन पॉसिबल नहीं है तो उसका CT स्कैन भी कराया जा सकता है। MRI स्कैन का ही एक और एडवांस वर्जन है जिसे DTI सीक्वेंस कहा जाता है, वह भी कभी कभी कराया जा सकता है। इसकी मदद से यह तक देखा जा सकता है कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के कौन से फाइबर ट्रैक को कंप्रेस कर रहा है। ब्रेन ट्यूमर का एग्जैक्ट टाइप पता करने के लिए बायोप्सी की जाती है, परंतु वह ऑपरेशन के बाद जब ट्यूमर निकाल दिया जाता है उसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजा जाता है और तब की जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में एडवांस टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे कि पैट स्कैन या ब्रेन एंजियोग्राफी। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया कैसे जाता है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज आमतौर पर उसके टाइप, साइज, लोकेशन के बेसिस पर किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस वाइटल पार्ट पर प्रेशर डाल रहा है, क्या यह ट्यूमर ब्रेन के बाहर भी फैल चुका है। उसके साथ ही इलाज शुरू करने से पहले
पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है सर्जरी। सर्जरी के दौरान इलाज का मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर सेल्स को निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ कोशिकाओं को बचाना। आजकल ब्रेन सर्जरी के लिए बहुत एडवांस मोडालिटीज़ आ चुकी है। इसी का नाम है अवेक क्रेनियोटमी। सर्जरी के इस टेक्निक के दौरान पेशेंट अवेक और अलर्ट रहता है। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर पेशेंट से बातचीत करते रहते हैं, जिससे डॉक्टर पेशेंट की ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। अवेक क्रेनियोटमी करने का उद्देश्य है कि ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर है सिर्फ उसी हिस्से से ट्यूमर को निकाला जाए, उसके आसपास के हिस्से में किसी भी प्रकार के डैमेज से पेशेंट के ब्रेन को बचाया जा सके। अवेक क्रेनियोटमी करने से पहले डॉक्टर पेशेंट को पूरी तरीके से असेस करते हैं कि वह इस प्रकार की सर्जरी के लिए फिट है या नहीं। सर्जरी के दौरान पेशेंट को लाइट सेडेटिव मेडिकेशंस दिए जाते हैं। सर्जरी के दौरान डॉक्टर पेशेंट के ब्रेन को रेस्पॉन्स को कई तरीके से मॉनिटर करते हैं, जैसे पेशेंट को अपने हाथ या पाँव का मूवमेंट करने को कहते हैं, कार्ड्स पर पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं जिसकी मदद से उन्हें पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी का आइडिया लग जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अवेक क्रेनियोटमी में पेशेंट को दर्द नहीं होता है क्या? दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रेन के स्ट्रक्चर पेन फ्री होते हैं और हमारे स्कल में दिखने वाली हड्डी और स्कैल्प के लिए लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि मरीज पूरी तरह सर्जरी के दौरान पेन फ्री रहे। इस तकनीक की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पेशेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट से पूरी सर्जरी में डॉक्टर कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें भी डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करना होता है। ब्रेन की सर्जरी में दूसरा एडवांसमेंट है नेविगेशन टेक्निक। इस तकनीक की मदद से न्यूरोसर्जन ऑपरेशन के दौरान ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ट्यूमर की लोकेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी मदद से ब्रेन के नॉर्मल टिश्यू को डैमेज होने से बचाया जाता है। इस तकनीक की मदद से ब्रेन में ट्यूमर तक पहुंचने के लिए स्कल में जो छेद बनाया जाता है उसका साइज भी बहुत छोटा होता है। ब्रेन सर्जरी का अगला तरीका है एंडोस्कोपिक टेक्निक। इस तकनीक में एंडोस्कोप को नाक के जरिए गुजारा जाता है। इसमें सर्जन स्कल पर बिना कट लगाए सीधे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। इस सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनकी टिप पर कैमरा लगा होता है और अंदर की पूरी इमेज को बाहर मॉनिटर पर देखा जाता है, जिसकी मदद से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ट्यूमर को निकालते हैं। इस तकनीक में मरीज को बाहर किसी प्रकार का चीरा नहीं लगता है और मरीज की रिकवरी फास्ट होती है और उसे हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी भी मिल जाती है। ब्रेन से ट्यूमर निकालने के बाद उसे बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और देखा जाता है कि ट्यूमर किस प्रकार का है। उस ट्यूमर के टाइप के हिसाब से सर्जरी के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी भी दी जा सकती है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के इलाज के बाद रिहेबिलिटेशन थेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। इस थेरेपी में इलाज के बाद अगर पेशेंट के शरीर में या शरीर के किसी हिस्से में कमज़ोरी रह गई है तो उस कमज़ोरी को कम करने की कोशिश की जाती है। इसमें पहली है फिजिकल थेरेपी। इस थेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि अफेक्टेड पार्ट्स की मसल टोन और स्ट्रेंथ बनी रहे। अगला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ब्रेन सर्जरी के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेशेंट की डे टू डे लाइफ को आसान बनाने में मदद करते हैं। वे मरीज को रोज़ की एक्टिविटीज़ जैसे कि कपड़े पहनना, टॉयलेट का उपयोग करना, नहाना आदि के बारे में असिस्ट करते हैं। अगला है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपिस्ट पेशेंट की भाषा को समझने और बोलने में आने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। वे पेशेंट को खुद को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं और साथ में खाने और निगलने में आने वाली परेशानियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल कंटेंट के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल द डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।